साथियों, एक प्रश्न आया था श्रोताओं में से कि सड़क के किनारे बहुत सारे होटल मोटल्स छोटे छोटे जो नज़र आते थे, ढाबा थे, वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। क्या बात है? क्या कारण हो सकता है? साथ साथ एक और खबर है बिहार से। बालू माफिया का नाम आपने सुना होगा। बहुत तरह के माफिया होते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पहले वाटर माफिया था, वैसे वाटर माफिया बिहार में भी है और मध्य भारत में कई जगहों पर है। भू माफिया का तो नाम जग जाहिर है, केवल भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी है। बालू जो तकरीबन 2000 से 2500 रुपये प्रति ट्रैक्टर मिलता था, उस पे सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है। कुछ नए कानून बनाए हैं जिससे 20 से 25 हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गया। इसका क्या असर होगा अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ साथ यह भी आपको बताऊं कि वहाँ शराबबंदी है और शराब का भी माफिया चल रहा है, लेकिन पकड़े जाने की काफ़ी संभावना है। आपके घर में शराब पहुँचता है तो पहुँचाने वाले ही लगता है कि पुलिस को खबर देते हैं यदि भारी संख्या में गया हो और आपके पास पैसे की संभावना है आपके यहाँ से मिलने का, तो पीछे पीछे पुलिस से पहुँच जाती है। लेकिन यदि आप थाने के द्वारा शराब मंगवाएं तो फिर आपको खतरा नहीं है। वहीं पर शुरुआती दौर में ही बीच में बहुत सारे कमिश्नरों और कमीशन के दौरों को छोड़कर सीधे सीधे आप ये काम कर सकते हैं और शराब का लुत्फ उठा सकते हैं। खैर, इससे हम प्रश्न पे आते हैं कि हमारे भारत में औपचारिक और अनौपचारिक यानी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड यानी इनफॉर्मल सेक्टर भी जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, भारत में 90 से 95% के बीच में है। अधिकांश मजदूर वहीं पे काम करते हैं। और सितंबर 20 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि लॉकडाउन से आपने और कुछ किया हो या ना हो, अनऑर्गेनाइज के सेक्टर के मजदूरों के लिए डेथ सेंटेंस अनाउंस किया है। और एक तीसरा डेथ सेंटेंस था। पहला उनके नज़र से डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी था, और दूसरा अनप्लान्ड जीएसटी पे वो प्रश्न नहीं उठाते हैं क्योंकि जीएसटी मुख्य रूप से कांग्रेस की देन है, जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के कारण इन्होंने लगाने की कोशिश की थी, जिसकी भाजपा ने भरपूर विरोध किया था और जीएसटी लागू नहीं हुआ था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस लॉकडाउन को छोड़ दें, उसके पहले से ही शुरुआत हो चुकी है इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कहर का। जब हमारा जीडीपी भी माइनस में जाने लगा था और तब लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उसमें बर्बादी भयानक हुई। सड़क पे करोड़ों मजदूर दिखे हों या वो बेरोजगार हुए हों, उनके जीवन यापन के जो भी साधन थे खत्म हो गए। जिस भी स्तर पर रहते थे उसमें भारी कटौती हुई। यह केवल सामान्य मजदूरों के लिए नहीं, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों पर भी असर पड़ा है। हालांकि अभी भी वह उसमें से अधिकांश लोग खुश हैं कि जो हो रहा है शायद भविष्य में इसका फल हमें मिलेगा। चलिए, उनकी आशाओं पे हम कुठाराघात करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में भी बता दें कि जो इस सरकार ने घोषणा की थी, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन 1 इलेक्शन, सबका बंटाधार हो चुका है। वापस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें ढाबा भी एक हिस्सा है। 2018 में ही आईएलओ ने कहा था कि 82% से अधिक वर्कर जो हैं असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र मतलब वह हुआ साथियों जो संगठित क्षेत्र नहीं है, सरकारी क्षेत्र नहीं है,
या वैसे बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें वेतन देती है महीने के अंत में। इसका मतलब हुआ कि महीने में 3-4 दिन की छुट्टियां भी मिलती है, जिसके लिए आपको मजदूरी या वेतन मिलता है। आपका इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट फंड ईपीएफ होता है, कई तरह की और सुविधाएं मिलती है जो कि धीमे धीमे खत्म हो रहा है, वो बात अलग है। और भारत में से कहा गया है कि जहां 10 मजदूर एक साथ मिलकर काम करते हैं या व्यक्तिगत रूप से कोई काम करता है या पूरा परिवार मिलकर काम करता है तो उसको हम असंगठित क्षेत्र में मानेंगे। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हर जगह आपको नजर आएंगे, पंक्चर बनाने से लेकर चाय बनाने, पकौड़ा बनाने, सड़क के किनारे ठेले पर सब्जी बेचने वाले, और ढाबा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं जो खत्म हो रहा है, जिसमें बाल मजदूर से लेकर महिलाएं भी, स्त्रियां भी शामिल हैं। आपके घरों में जो हेल्पर के रूप में है, मेड सर्वेंट्स, वह भी इसी में आती है और इनकी संख्या भारी मात्रा में है। और एक अनुमान के हिसाब से इनका जो कंट्रीब्यूशन है आपके जीडीपी में या ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो नई संपत्ति तैयार होते, नए मूल्य तैयार होते हैं, तकरीबन 50% है। और हल्के से एक अंदाजा के लिए आपको बताऊं कि ये किस क्षेत्र में कितने हैं। माइनिंग, जी हां, वहां असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं। 1.79 मिलियन, मिलियन को समझा करें, यह पूरे विश्व भर में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात होती है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में 52, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई में 1, बिहार की चर्चा चल रही थी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में पहले जो पोल पर चढ़ के उसके जो निर्माण वगैरह का काम करते थे, इमरजेंसी में काम करते थे, रात में बारिश में काम करते थे, अब उन्हें हटाकर मानव बल उनका नाम दिया गया। नाम बड़ा अच्छा देते हैं ये लोग, और जिसमें अधिक से अधिक 6 से 8 हज़ार रुपये मिलता है। और यह जो पहले के कर्मचारी थे जिन्हें 25 से 30 हज़ार मिलता था, मरने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ता था, उससे मुक्ति मिल चुकी है तकरीबन सरकार को। और यह 8 घंटा इनका नहीं, यह 10-12 घंटा काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में 58.9 यानी 49 से 50 मिलियन यानी 5 करोड़ मजदूर इसमें हमारे भारत में काम कर रहे हैं, भारी संख्या में। वैसे ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उसमें भी तकरीबन 50 मिलियन। एजुकेशन, हेल्थ मिलाकर दोनों में करीब 8 से 9 मिलियन। कुल मिलाएं तो यह लोग 163 से 164 मिलियन तक थे उस समय, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, यानी 16 करोड़। और इस महामारी के बाद से और महामंदी के बाद से, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से, इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है, जिसका अंदाजा नहीं है क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है, जो कि 40 करोड़ से ये लोग अधिक बढ़ गए। तो ये जो संख्या मैंने बताया और इनका जो योगदान बताया, आखिर यह स्थिति क्यों है? यह कौन से ऐसे कारण हैं कि इस भारी संख्या में, हालांकि जो नीति आयोग है भाजपा सरकार की देन है, उसका कहना है केवल 85% ही है, और उनके पास यह आंकड़ा कहाँ से आया, इसके बारे में कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का कोई संस्था, उन्होंने आंकड़ा दिया, उनके पास से कहाँ से इंफॉर्मेशन आया, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता है। ये हमारे डेटा, आंकड़ा, इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस का सब आधार है। तो मैं आता हूं कि आखिर क्यों इस कारण पे हैं, लेकिन इसके पहले मैं हल्की सी चर्चा करूंगा कि इनके चारित्रिक गुण क्या हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस पे कहते हैं कि इसमें प्राइसिंग बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं है साथियों, मोनोपोली प्राइसिंग जो वर्ल्ड ओवर में जो काम करता है, उसका असर इन पे पड़ता है। सड़क के किनारे बैठे वाले जो हैं, वह आलू, यदि मान लीजिए उसको उत्पादन मूल्य वहाँ से लेके यहाँ तक इनके पास बड़े बड़े आढ़तियों
और बीच वालों के बाद इनके पास यदि 10 रुपये प्रति किलो आता है तो ये अपनी मेहनताना जोड़कर उसमें 12, 14, 15 रुपये प्रति किलो बेचेंगे, या 50 अपनी मर्जी से नहीं बेचेंगे। यह फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर इस मोनोपोली प्राइसिंग का असर है। इनकी जो पैकेजिंग है, स्टोरेज है, कोई इसकी व्यवस्था इनके पास नहीं होती, जिससे वेस्टेज बहुत होता है। कभी इनका सामान जल्दी बिक गया, कभी ना बिका, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, खाना बना के पकौड़े बना के बेच रहे, ना बिका, अगले दिन उसको किसी से चला सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन नहीं चला सकते क्योंकि उसमें महक है, हाइजीनिक बिल्कुल नहीं है। लीगल सपोर्ट शून्य नहीं, ऋणात्मक है, जहां पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन के भिन्न रूप, दिल्ली में एनडीएमसी, डीडीए, ये सारे आके इनसे महीना वसूल करते हैं, हफ्ता वसूल करते हैं। जो आप फिल्मों में देखते हैं गुंडे करते हैं, वो ये लोग करते हैं। इनके अपने मिडिल मैन भी होते हैं जो जगह का करते हैं और प्रशासन से मिलकर इसका हिसाब किताब करते हैं, भाई आपको कितना दे। उससे बड़ी बात यहां लेबर इंटेंसिफिकेशन, कोई भी मूल्य, नया मूल्य पैदा होता है लेबर के कारण होता है, श्रम से होता है। जब श्रम निहित होता है किसी पदार्थ में, जैसे लकड़ी को काटकर किसी कारखाने के अंदर में औजार से सबका इस्तेमाल करके श्रम, इनका मूल्य जो है कुर्सी में बदलता है, एक परिवर्तन लाता है। वह मूल्य वहीं का वहीं चले जाता है, उसमें नया मूल्य नहीं बना, लेकिन श्रम शक्ति जो लगता है और श्रमिक के मूल्य को देने के बाद जो बचता है वह नया मूल्य पैदा होता है, जिसे हम बेशी मूल्य कहते हैं, सरप्लस वैल्यू। और जो मुनाफा के रूप में इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक यानी पूंजीपति को मिलता है। यह लेबर इंटेंसिफिकेशन क्यों? यह परिवार, जैसे मान लीजिए पकौड़ा बनाने में नहीं थे, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सामान लाने, ऐसे आप एक मजदूर को लाते हैं लेबर चौक से या कहीं से भी हायर करते हैं, 8 घंटे या 8.5 घंटे या 9 घंटे या 12 घंटे के लिए करते हैं। इनका घंटा नहीं होता है, दिन रात लगे रहते हैं, सुबह से उठने के बाद रात में सोने के वक्त तक लगे रहते उस काम में, ताकि अधिक से अधिक पकौड़ा बना सके और उसे बेच सके। और अपने श्रम शक्ति जो उसमें निहित होता है, श्रम जो निहित होता है, उससे जो इनको पैसा मिलता है, मार्केट रेट पर जो भी मिलता है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। यानी इनका शोषण भयानक होता है, बढ़ के होता है। इनका अपना कोई नाम नहीं होता है, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होता है, कोई लोन वगैरह नहीं मिलता है, बगल वाले से मांगे या 20 में चलता है, जैसे 2 से 3% तक लोन होता है भारी संख्या में। यानी इन्होंने यदि 1 लाख रुपया लिया तो 2000 रुपया प्रति महीना देना होगा। बैंक भी पीछे रह जाते हैं। इनके कारण कोई जनरल इकोनॉमी की ग्रोथ या इनका व्यक्तिगत तो कुछ नहीं होता है। आपने सुना होगा कि जो श्रम करता है, मेहनत करता है, वो काफ़ी ऊपर जाता है, वह अफवाह के लायक भी कहने लायक नहीं है, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। और कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहां पे इनके नए टेक्नोलॉजी के निवेश का मतलब हो ही नहीं है, उसकी चांस नहीं है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी का निवेश वही हो सकता है जहां भारी संख्या में, बड़े संख्या में उद्योग स्थापित हो रहे हो। आप 2 से 4 कट्ठा जमीन में क्या ट्रैक्टर चलाएंगे? आपके लिए कम से कम 2 से 4 बीघा चाहिए, और हर तरह के आधुनिक तरीके से खेती हो, इसके लिए 40 से 50 बीघा जमीन चाहिए, जो नहीं होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो मजदूर हैं, 90, 95 या 85% जो भी है, चाहे वो जमीन में काम कर रहे हो, माइंस में काम कर रहे हो, अकेले सड़क पे काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, इनका जो प्रोडक्टिविटी है उसका बहुत भयानक ह्रास होता है। यानी हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोका जाता है। और इसका कारण यह है कि जो पूंजीपति वर्ग, जहां पर वह एक प्लान के तहत, जो भी प्लान उनका हो, अनार्किज्म उसमें है, जो भी पैदा करता है वह बाजार में नहीं बेच पाता है, जिससे कारण आज भी भारत में 70 से 65% ही उपयोग कर सकता है जो उसके उद्योग की क्षमता है।
और बाकी को बर्बादी के उसमें फेंक देता है। वह एक एक्टिव लेबर आर्मी से निकलकर वह रिजर्व आर्मी में चले जाता है, चाहे वो फ्लोटिंग लेबर के रूप में हो, लेटेंट हो, वो पॉपर यानी भिखमंगा टाइप बन गया हो जिससे कोई उम्मीद नहीं है, या वो गुंडागर्दी में शामिल हो गया, जैसे भी हो, जहां भी हो, वह उसकी बर्बादी हो चुकी रहती है। तो साथियों, यह जो बड़ा हिस्सा है जो कि बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, सरकार की भी कोशिश है हर जगह। जैसे मैंने आपको बिहार में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात की, यूपी में मायावती के समय से शुरू हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट पर दे, शायद भारत का पहला वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बने थे सरकारी संस्थानों में, उन्होंने शुरुआत की थी। और हर जगह कोशिश है, भारत सरकार हर जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको बेच रही है। क्यों बेच रही है, क्या बेच रही है, इस पर मैं बातें नहीं करूंगा। लेकिन आज लुम्पेन प्रोलेटारिएट यानी उसी रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में। अनार्किज्म आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो लोकल चुनाव हुए उसका भी आप नतीजा देख चुके हैं, जिसको बड़े शान से आज के पूंजीपति वर्ग की जो सबसे प्रिय पार्टी है भाजपा और आरएसएस, उसको कह रहे हैं, उसके सबसे बड़े से बड़े नेता कर रहे हैं कि यह ऐतिहासिक जीत है। साथियों, यह केवल ढाबा या पकौड़े तक सीमित नहीं है, यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक सीमित नहीं है, यह पूंजीपति वर्ग से लेकर पूंजी के विकास की कहानी है, उसका बढ़ाव है, उसकी घटना है, उसका प्रोसेस है। इससे मुक्ति कैसे मिले आप सोच सकते हैं तो सोचिएगा। धन्यवाद।